तो कर्नाटक के रण में देश के गृह मंत्री अमित शाह धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह ने कर्नाटक में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन ने प्रचार के दौरान अमित शाह के साथ 18 घंटे बिताए और बीजेपी की रणनीति सहित तमाम मुद्दों पर अमित शाह से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज का हम पूरा दिन बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ कर्नाटक के अंदर। अमित शाह जी, आज हमने पूरा दिन आपके साथ बिताया। एक सवाल जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। आपने हमारे पहले एक साक्षात्कार में भी बोला कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम्स को आरक्षण की बात कर रही है 4%। अब तो के रहमान खान ने बोला है कि 6% आरक्षण भी दे सकती है कांग्रेस अगर सत्ता में आई। देखिए, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति आज से नहीं सालों से कर रही है। हमारे संविधान की व्यवस्था में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सहमत नहीं है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस मतदाताओं को बहकाने के लिए कह रही है। वो ना कर सकते हैं ना कर पाएंगे। लेकिन जो आपने फैसला लिया, आपकी सरकार ने जो फैसला लिया, वो भी चुनाव से ठीक पहले ही फैसला लिया। मैंने पहले कई बार कहा है अमित जी कि हमें फैसला लेने में निश्चित रूप से थोड़ी देरी हो गई है। ये फैसला बहुत समय पहले ले लेना चाहिए था। मुस्लिम आरक्षण सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है, तेलंगाना में भी है। क्या आपको लगता है वहां उस राज्य में भी ये बड़ा विषय होगा? निश्चित रूप से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वहां पर भी हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करेंगे। बजरंग बली यानी बजरंग दल का जो विषय है वो सिर्फ अब कर्नाटक तक सीमित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश भी चला गया है, वो उत्तराखंड भी चला गया है, वो मध्य प्रदेश राजस्थान भी चला गया है, छत्तीसगढ़ भी चला गया है। एक पैन इंडिया इस पर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। आपकी रोड शोज में भी हमने देखा, वहां पे मैं भी बजरंगी के युवा जो है वो पोस्टर लेके घूम रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि देश का विषय बन रहा है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में हनुमान जी के नाम को अपमानित करने का प्रयास किया है, बहुत स्वाभाविक रिएक्शन इस देश के युवा और इस देश की जनता का आएगा ही आएगा। हनुमान जी के प्रति देश के कोने कोने में अटूट श्रद्धा पड़ी हुई है जी। ऐसे गुणों का व्यक्तित्व 10,000 साल के इतिहास में ढूंढ पाना ही संभव नहीं है। और उसके लिए इस प्रकार का अपमानित करने वाला घोषणा पत्र में जिक्र मैं नहीं समझ पाता कि कांग्रेस ने क्यों किया है। अब जनता का जो रिएक्शन है बड़ा स्वाभाविक रिएक्शन है। पीएफआई और बजरंग दल को इक्वेट करना, देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि पीएफआई पर बैन हमने सोच समझ कर रखा है। पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाई गई और आतंकवाद के प्रथम चरण तक उनके पहुंचने के सारे पर्याप्त सबूत सरकार के पास है। तब जाकर हमने इस पर बैन लगाया है। अब तुष्टीकरण करने के लिए कि पीएफआई पर बैन लगाया है तो बैलेंस करने के लिए भी कर दो। मैं नहीं मानता ये ठीक राजनीति है। बजरंग दल के कांग्रेस मैनिफेस्टो में उसका जिक्र होने से, उसका नाम लिखे आने से एक पोलराइजिंग इफेक्ट इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। मुझे अभी तो आप पर बहुत इफेक्ट दिखती है। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि यूसीसी की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी। कांग्रेस कहती है कि ये एक पोलराइजेशन की कोशिश है लगातार। मैंने नहीं सुना कांग्रेस ने कब कहा, मगर कांग्रेस ने अगर ये कहा है तो ये जवाहरलाल नेहरू जी पर आरोप है, सरदार पटेल और मौलाना आजाद पर आरोप है। क्योंकि कॉमन सिविल कोड इस संविधान सभा का इस देश की विधायिका और इस देश की संसद को गाइडेंस है, मार्गदर्शन है। संसद के आर्टिकल के अंदर इसका जिक्र किया गया है कि इस देश में जब भी अनुकूल समय आए तब देश की विधायिकाओं ने और देश की संसद ने इस देश में कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले यूसीसी का आना आपको नहीं लगता? चुनाव के पहले नहीं आया है। उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश
तीनों भारतीय जनता जी। पार्टी की सरकार ने इस पर फैसला लिया है। तो हमारा जब चुनाव आएगा तभी घोषणा पत्र में आएगा, इसके पहले कैसे आ सकता है? पर कर्नाटक में 4 साल से आप ही का शासन था। नहीं, जब हमने निर्णय कर लिया तब इसको हम जनता के एजेंडे के रूप में लोगों के सामने रखे। जी, अब इस चुनाव में हमने भाषा की मर्यादा को गिरते हुए देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जो बयान दिया प्रधानमंत्री को लेकर, उसके बाद उनके सुपुत्र ने बयान दिया, क्या आपको लगता है कि उसका भी एक इम्पैक्ट है? जरूर है। जब जब भी कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी के लिए स्तर बगैर की भाषा का प्रयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है, मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार और बढ़ा है। मुझे निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जिस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए यहाँ पर किया गया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से किया गया है, कर्नाटक की जनता आहत भी है और उसका रिफ्लेक्शन कर्नाटक की जनता के जनादेश के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया और एक बड़ी रैली करी और उसमें कर्नाटक की सॉवरेनिटी का जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आप? देखिए, मैं नहीं समझ सकता एक चुना हुआ संसद सदस्य भारत की सार्वभौमिकता को किस प्रकार से चैलेंज कर सकता है। ये बिल्कुल जो उन्होंने भाषण दिया है वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि सॉवरेनिटी का जिक्र करके वो अपने तरीके से शायद कन्नडिगा का प्राइड की बात सोच रही हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विषय आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा जब लोग वोट डालने मैं तो उसको चुनाव के मुद्दों से ऊपर देखता हूं जी। इस प्रकार के प्रयास की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए, हर दल ने इसकी निंदा करनी चाहिए और संसद ने भी इसकी निंदा करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने एक और बात कही थी, उन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी ने डकैती डालकर हमारी सत्ता को हथिया लिया जब उनकी सरकार गई, जब उन्होंने एक जॉइंट सरकार बनाई थी 4 साल पहले। चले, मैं कोई सोनिया जी के भाषण के हर मुद्दे पर रिएक्शन नहीं दे सकता। अब उनके सभा है, उनको जो ठीक लगे वो जी। क्या आपको लगता है, क्योंकि इस विषय के ऊपर बात होनी जरूरी है, कि जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी ने जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आप पड़ते हुए देखते हैं ओवरऑल? कोई असर नहीं है। ये दोनों लोग अपनी अपनी सीट में बड़े मार्जिन से चुनाव हार रहे हैं। एक सवाल कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस करके जा रही है बसवराज बोम्मई को चुनाव के अंदर। अरे भाई, बसवराज जी हमारे मुख्यमंत्री है ही, वो मुख्यमंत्री है। अब क्या घोषणा आगे भी वही बनेंगे? नहीं, आगे कौन बनेगा वो बात की बात है, अभी एक मुख्यमंत्री है ही। एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी, उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दो तरफ से 2 तरह के व्यूज आ रहे हैं। असद ओवैसी कहते हैं कि एक नफरत फैलाने वाली फिल्म है, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि ये सामाजिक समस्या है और देश ने और राजनीतिक दलों ने सामाजिक समस्याओं को आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए। इसका सामना भी करना चाहिए, इसके समाधान भी ढूंढने चाहिए। सहानुभूति वृत्ति से सामाजिक समस्याओं का सामना नहीं किया जा सकता। जी, मेरा अगला सवाल है, क्या जिस तरह से बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि विपक्ष समूचा कहता है कि सारी एजेंसियां उनके खिलाफ लगा दी गई हैं और उसका भी एक असर होता है जब चुनाव में जाता है कोई, तो उसको आप कैसे देखते हैं? चलिए 13 तारीख को देखिए क्या असर होता है। मेरा आखिरी सवाल होगा, आज हमने आपके साथ पूरा दिन बिताया, आपने भी अपने कई कार्यक्रम पिछले काफी दिनों से आप कर्नाटक में आए, कार्यक्रम करे, लगभग 50 कार्यक्रम आपने करे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, कितनी सीटें बीजेपी को आ रही हैं? देखिए, हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। कर्नाटक में हम हाफे मार्क प्लस 15 सीटें मिनिमम प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह जी अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।